साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य रोमांच से भरपूर कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 का 14वें भाग का 11वां बयान। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। अब तो कुंदन का हाल ज़रूर ही लिखना पड़ेगा। पाठक महाशय उसका हाल जानने के लिए उत्कंठित हो रहे होंगे। हमने कुंदन को रोहतासगढ़ महल के उसी बाग में छोड़ा है जिसमें किशोरी रहती थी। कुंदन इस फिक्र में लगी रहती थी कि किशोरी किसी तरह लाली के कब्जे में नहीं पड़ जाए। जिस समय किशोरी को लेकर सेंध की राय लाली उस घर में उतरी जिसमें तहखाने का रास्ता था और ये हाल कुंदन को मालूम हुआ तो वो बहुत घबराई। महल भर में इस बात का गुल मचा दिया और सोच में पड़ी कि अब क्या करना चाहिए। हम पहले ही लिखाए हैं कि किशोरी और लाली के जाने के बाद धरो पकड़ो की आवाज़ लगाते हुए कई आदमी सेंध की राय उसी मकान में उतर गए जिसमें लाली और किशोरी गई थी। उन्हीं लोगों में मिलकर कुंदन भी एक छोटी सी गठरी कमर के साथ बांध उस मकान के अंदर चली गई और ये हाल घबराहट और गुलशोर में किसी को मालूम नहीं हुआ। उस मकान के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था। लाली ने दूसरी कोठरी में जाकर के दरवाज़ा बंद कर लिया, इसलिए लाचार होकर पीछा करने वालों को लौटना पड़ा और उन लोगों ने इस बात की इत्तला महाराज से की। मगर कुंदन उस मकान से न लौटी बल्कि किसी कोने में छिप रही। हम पहले ही लिखाए हैं कि अब भी लिखते हैं कि उस मकान के अंदर 3 दरवाजे थे। एक तो वह सदर दरवाज़ा था जिसके बाहर पहरा पड़ा करता था और दूसरा खुला पड़ा था और तीसरे दरवाजे को खोलकर किशोरी को साथ लिए लाली गई थी। और जो दरवाज़ा खुला था उसके अंदर एक दालान था और इसी दालान तक लाली और किशोरी को खोजकर पीछा करने वाले लौट गए थे, क्योंकि कहीं आगे जाने का रास्ता उन लोगों को नहीं मिला था। जब वे लोग मकान के बाहर निकल गए तो कुंदन ने अपनी कमर से गठरी खोली और उसमें से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाने के बाद चारों तरफ देखने लगी। यह एक छोटा सा दालान था मगर चारों तरफ से बंद था। इस दालान की दीवारों में तरह तरह की भयानक तस्वीरें बनी हुई थी मगर कुंदन ने उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। दालान के बीचों बीच में बित्ते बित्ते भर के 11 डिब्बे लोहे के रखे हुए थे और हर एक डिब्बे पर आदमी की खोपड़ी रखी हुई थी। कुंदन उन्हीं डिब्बों को गौर से देखने लगी। ये डिब्बे गोलाकार एक चौकी पर सजाए हुए थे। एक डिब्बे पर आधी खोपड़ी थी और बाकी डिब्बों पर पूरी पूरी। कुंदन इस बात को देखकर ताज्जुब कर रही थी कि इनमें से एक खोपड़ी ज़मीन पर क्यों पड़ी हुई है, औरों की तरह उसके नीचे डिब्बा नहीं है। कुंदन ने उस डिब्बे से जिस पर आधी खोपड़ी रखी हुई थी गिनना शुरू किया तो उसे मालूम हुआ कि 7वें नंबर की खोपड़ी के नीचे डिब्बा नहीं है। यकायक कुंदन के मुँह से निकला, ओफो, बेशक इसके नीचे का डिब्बा लाली ले गई, क्योंकि ताली वाला डिब्बा वहीं था। मगर यह हाल उसे क्यों कर मालूम हुआ। कुंदन ने फिर गिनना शुरू किया और टूटी हुई खोपड़ी से 5वें नंबर पर रुक गई। खोपड़ी उठाकर नीचे रख दी और डिब्बे को उठा लिया। तब अच्छी तरह गौर से देखकर जोर से ज़मीन पर पटका। डिब्बे के 4 टुकड़े हो गए, मानो 4 जगहों से जोड़ लगा हुआ हो। उसके अंदर से एक ताली निकली जिसे देख कुंदन हंसी और खुश होकर आप ही आप बोली, देखो तो लाली को मैं कैसा छकाती हूँ। कुंदन ने उस ताली से काम लेना शुरू किया। उसी दालान में दीवार के साथ एक अलमारी थी जिसे कुंदन ने उस ताली से खोला। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नज़र आई और वह बेखौफ नीचे उतर गई। एक कोठरी में पहुंची जहां एक छोटे सिंहासन के ऊपर हाथ भर लंबी और इससे कुछ कम चौड़ी तांबे की एक पट्टी रखी हुई थी। कुंदन ने उसे उठाकर अच्छी तरह देखा। मालूम हुआ कि कुछ लिखा हुआ है। अक्षर खुदे हुए थे और उन पर किसी तरह का चिकना या तेल मला हुआ था, जिसके सबब से पट्टियाँ अभी तक जंग लगने से बची हुई थी। कुंदन ने उस लेख को बड़े गौर से पढ़ा और हंसकर चारों तरफ देखने लगी। उस कोठरी की दीवार में 2 तरफ 2 दरवाजे थे और एक पल्ला ज़मीन में था। उसने एक दरवाज़ा खोला
ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ मिली। वह बेखौफ ऊपर चढ़ गई और एक ऐसी तंग कोठरी में पहुंची जिसमें 4-5 आदमी से ज़्यादा के बैठने की जगह नहीं थी। मगर इस कोठरी के चारों तरफ की दीवार में छोटे छोटे कई छेद थे और जलती हुई बत्ती बुझाकर उन छेदों में से एक छेद में आँख लगा करके कुंदन ने देखा तो कुंदन ने अपने को ऐसी जगह पाया जहाँ से वे भयानक मूर्ति, जिसके आगे एक औरत की बलि दी जा चुकी थी और जिसका हाल हम पीछे लिखाए हैं, साफ दिखाई देती थी। थोड़ी देर में कुंदन ने महाराज दिग्विजय सिंह, तहखाने के दरोगा, लाली, किशोरी और बहुत से आदमियों को वहाँ देखा। उसके देखते ही देखते एक औरत उस मूरत के सामने बलि दी गई और कुंवर आनंद सिंह अय्यारों सहित पकड़े गए। इस तहखाने में से किशोरी और कुंवर आनंद सिंह का भी कुछ हाल हम ऊपर लिखाए हैं। वह सब कुंदन ने देखा था। आखिर में कुंदन नीचे उतर आई और उस पल्ले को जो ज़मीन में था उसी ताली से खोलकर तहखाने में उतरने के बाद बत्ती जला करके देखने लगी। छत की तरफ निगाह करने से मालूम हुआ कि वह सिंहासन पर बैठी हुई भयानक मूर्ति, जो कि भीतर की तरफ से बिल्कुल यानी सिंहासन सहित पोली थी, उसके सिर के ऊपर है। कुंदन फिर ऊपर आई और दीवार में लगे हुए एक दूसरे दरवाजे को खोलकर एक सुरंग में पहुंची। कई कदम जाने के बाद एक छोटी खिड़की मिली। उस ताली से कुंदन ने उस खिड़की को भी खोला। अब वह उस रास्ते में पहुंच गई जो दीवान खाने और तहखाने में आने जाने के लिए था और जिस रास्ते से महाराज आते थे। तहखाने से दीवान खाने में जाने तक जितने दरवाजे थे सभी को कुंदन ने अपनी ताली से बंद कर दिया। ताले के अलावा उन दरवाज़ों में एक एक खटका और भी था, उसे भी कुंदन ने चढ़ा दिया। इस काम से छुट्टी पाने के बाद फिर वहाँ पहुँची जहाँ से भयानक मूर्ति और आदमी सब दिखाई दे रहे थे। कुंदन ने अपनी आँखों से राजा दिग्विजय सिंह की घबराहट देखी, जो दरवाज़ा बंद हो जाने से उन्हें हुई थी। मौका देखकर कुंदन वहाँ से उतरी और उस तहखाने में जो उस भयानक मूर्ति के नीचे था पहुँची। थोड़ी देर तक कुछ बकने के बाद कुंदन ने वे शब्द कहे जो उस भयानक मूर्ति के मुँह से निकले हुए राजा दिग्विजय सिंह या और लोगों ने सुने थे और उनके मुताबिक किशोरी 12 नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई थी। कुंदन वहाँ से निकलकर यह देखने के लिए कि राजा किशोरी को उस कोठरी में बंद करता है या नहीं, फिर उस छत पर पहुँची जहाँ से सब लोग दिखाई पड़ते थे। जब कुंदन ने देखा कि किशोरी उस कोठरी में बंद कर दी गई तो वह नीचे तहखाने में उतरी। उसी जगह से एक रास्ता था जो उस कोठरी के ठीक नीचे पहुँचता था जिसमें किशोरी बंद की गई थी। वहाँ की छत इतनी नीची थी कि कुंदन को बैठ करके जाना पड़ा। छत में एक पेच लगा हुआ था जिसके घुमाने से एक पत्थर की चट्टान हट गई और आंचल से मुँह ढांपे कुंदन किशोरी के सामने जा खड़ी हुई। बेचारी किशोरी तरह तरह की आफतों से आप ही बदहवास हो रही थी। अंधेरे में बत्ती लिए यकायक कुंदन को निकलते हुए देख घबरा गई। उसने घबराहट में कुंदन को बिल्कुल नहीं पहचाना, बल्कि उसे भूत प्रेत या कोई आसेप समझकर डर गई और एक चीख मार करके बेहोश हो गई। कुंदन ने अपनी कमर से कोई दवा निकालकर किशोरी को सुंघाई, जिससे वह अच्छी तरह बेहोश हो गई। इसके बाद अपनी छोटी गठरी में से सामान निकाल करके वह बरवा अर्थात धनपति रंग मचायो साध्यो काम इत्यादि लिखकर कोठरी में एक तरफ रख दिया और अपनी कमर से एक चादर खोली जो महल से लेती आई थी। उसी में किशोरी की गठरी बांधी और नीचे घसीट ले गई। जिस तरह पेच को घुमाकर पत्थर की चट्टान हटाई थी उसी तरह रास्ता भी बंद कर दिया। यह सुरंग कोठरी के नीचे ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि दूर तक चली गई थी और आगे से चौड़ी और ऊंची होती चली गई थी। किशोरी को लिए कुंदन उस सुरंग में चलने लगी। लगभग 100 कदम जाने के बाद एक दरवाज़ा मिला जिसे कुंदन ने उसी ताली से खोला। आगे फिर उसी सुरंग में चलना पड़ा। आधी घड़ी के बाद सुरंग का अंत हुआ और कुंदन ने अपने को एक खो के मुंह पर पाया। इस जगह पहुंचकर कुंदन ने सीटी बजाई। थोड़ी देर में इधर उधर से 5 आदमी आकर के मौजूद हो गए और एक ने बढ़कर के पूछा, कौन है? धनपति जी। कुंदन, हाँ रामा, तुम लोगों को यहाँ बहुत दुख भोगना
और कई दिन तक अटकना पड़ा। रामा, जब हमारे मालिक ही इतने दिनों तक अपने को बला में डाले हुए थे, जहाँ से जान बचाना मुश्किल था, तो फिर हम लोगों की क्या बात है? हम लोग तो खुले मैदान में थे। कुंदन, लो किशोरी तो हाथ लग गई, अब इसे ले चलो और जहाँ तक जल्दी हो सके भागो। वे लोग किशोरी को लेकर वहाँ से रवाना हुए। पाठक तो समझ ही गए होंगे कि किशोरी धनपति के काबू में पड़ गई। कौन धनपति? वही धनपति जिसे नानक और राम भोली के बयान में आप लोग जान चुके हैं। मेरे इस लिखने से पाठक महाशय चौंकेंगे और उनका ताज्जुब घटेगा, बल्कि बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ पाठकों को नानक की वह बात कि वह किताब भी जो किसी के खून से लिखी गई है भी याद आ जाएगी, जिसके सबब से नानक ने अपनी जान बचाई थी। पाठक इस बात को भी ज़रूर सोचेंगे कि कुंदन अगर असल में धनपति थी तो लाली ज़रूर राम भोली होगी, क्योंकि धनपति को किसी के खून से लिखी हुई किताब का भेद मालूम था और यह भेद राम भोली को भी मालूम था। जब धनपति ने रोहतासगढ़ महल में लाली के सामने उस किताब का जिक्र किया तो लाली कांप गई, जिससे मालूम होता है कि वह राम भोली ही होगी। किसी के खून से लिखी हुई किताब का नाम सुनकर अगर लाली डर गई तो धनपति भी ज़रूर समझ गई होगी कि यह राम भोली है। फिर धनपति यानी कुंदन लाली से मिल क्यों नहीं गई? क्योंकि वे दोनों तो एक ही के तुल्य थी। ऐसी अवस्था में तो इस बात का शक होता है कि लाली राम भोली नहीं थी। फिर तहखाने में धनपति के लिखे हुए बरवे को सुनकर लाली क्यों हंसी? इत्यादि बातों को सोचकर पाठकों की चिंता अवश्य बढ़ेगी। क्या किया जाए? लाचारी है, और ये सारी चिंताएं आपकी 12वें बयान में दूर हो जाएगी। लेकिन तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं 12वें बयान के साथ। धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।